Hello friends, how are you? I hope you all are good. This is Manveer welcoming you all on India's first revolutionary social and educational platform Learn to Lead Tutorial UGC Online Mantra, where you get free coaching of all competitive exams like UGC NET, STET, CTET, MED, BEd, even much more. So just click on subscribe button and get free coaching. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी भूगोल क्या है, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है। उसके बाद हमने बात की थी व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी की, भूआकृति विज्ञान क्या है, उसका विकास कैसे हुआ। उसके बाद हमने बात की थी और कंसेप्ट रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ। देन उसके बाद इंटीरियर ऑफ स्ट्रक्चर, देन डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो फ्रेंड, आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और जिससे आपको मतलब जो क्वेश्चन ये है ना, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, और उससे आपकी जो आपने पीछे जो लास्ट वीडियो देखी है उनसे क्या सीखा, उससे ये भी हमें पता चल जाएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल के मुख्य घटक है कि जब कंपोनेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो इसमें आंसर क्या होगा? सिर्फ ए और बी, देन ए, बी और सी। जो थर्ड ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, बी, सी और डी, कि जो फिजिकल ज्योग्राफी के कंपोनेंट है वो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये सभी है। तो हमने बात की थी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो मेन 4 कंपोनेंट वो कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो लिथोस्फीयर में क्या क्या आएगा? जो ये मैदान वगैरह है वो आ जाएगा। जलमंडल में जो ओशियन है, ओशियंस की सैलिनिटी क्या है, जो डिफरेंट ओशियन का टेम्परेचर क्या है, वो आएगा। एटमॉस्फेयर में जो हमारा जो एयर बेल्ट है, एयर प्रेशर है, और इन सभी के एक्सप्लेनेशन हम एटमॉस्फेयर में करेंगे। और जैवमंडल में हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की और उसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी का अध्ययन हम जैवमंडल में करेंगे। देन नेक्स्ट है, भूआकृतिक विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं महाद्वीपों का, महासागर के नितल का, मानव के आवासों का। तो इसका जो ऑप्शन है ए, बी और सी, बी ऑप्शन है ए और बी, देन सी ऑप्शन है बी और सी, देन डी ऑप्शन है केवल ए। तो हम जो फिजिकल ज्योग्राफी में किसकी स्टडी करते हैं हम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ए और बी। फ्रेंड्स, हमने बात भी की थी, जो वीडियो है जो व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ, तो उसमें हमने बताया भी था कि जो जियोमॉर्फोलॉजी उसके अंदर हम मेन जो कॉन्टिनेंट है और उसके जो ओशियन फ्लोर है उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए और बी। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें प्रथम क्रम की स्थलाकृतियों के अंदर महाद्वीप और महासागरों को शामिल किया जाता है। बी, द्वितीय क्रम की स्थलाकृतियों के अंदर पहाड़ियों, नदी घाटियों, डेल्टा, जलप्रपातों, रेत के टीलों आदि को शामिल किया जाता है। तो इसमें सही बताना कौन कौन सा है। तो आंसर है केवल ए सही है, बी ऑप्शन है केवल बी सही है, सी है ए और बी दोनों सही है, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स बताओ कौन सा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखो, याद करो, मैंने बताया था कि जो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके बाद जो उसके ऊपर सबसे पहले बने हुए क्या थे? महाद्वीप और महासागर। तो वे कौन से हो गए थे? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट लैंड फॉर्म। देन जो महाद्वीप और महासागरों के ऊपर बने, क्या बने? महाद्वीप और महासागरों के ऊपर पर्वत बन गए हैं, महासागरों पर ड्राई आउट बन गए, देन मैदान बन गए महाद्वीपों पर। तो वे क्या हो गए थे? ऑर्डर ऑफ सेकंड लैंडफॉर्म। ठीक है। देन जो पर्वतों पर, मैदानों पर बने हुए क्या थे? ऑर्डर ऑफ थर्ड लैंडफॉर्म। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा केवल ए सही है। जो द्वितीय क्रम की स्थलाकृतियों के अंदर क्या बनेंगे? जैसे मैदान बने, महाद्वीप और महासागरों के ऊपर क्या बने? पर्वत और मैदान। पर्वत और मैदानों के ऊपर क्या बने? पहाड़ियाँ जो छोटी छोटी, देन नदी घाटियाँ, और जो ये जो पहाड़ियाँ और नदी घाटियाँ वो पर्वतों पर बनी। ठीक है, जो नदियाँ है वो नदी की घाटियाँ किस पर बनी? पर्वतों पर।
तो ये कौन से हो गए, लैंड ऑर्डर ऑफ थर्ड लैंडफॉर्म। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, केवल ए सही है। देन इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल, किसने कहा कि मिस्र नील नदी की देन है। बहुत ही आसान है और नेट में बार बार क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। ऑप्शन है डेविस, देन बी ऑप्शन है वाल्टर पैंग, देन सी हेरोडोट्स और डी जेम्स हटन। तो राइट आंसर क्या होगा, हेरोडोट्स। तो जो मिस्र है वो नील नदी की देन है, वो किसने बताया था, हेरोडोट्स ने। और हेरोडोट्स ने क्या बताया था, जो डेल्टा की प्रोसेस है वो कैसे होती है, सबसे पहले हेरोडोट्स ने ही बताया था। ठीक है, जो डेवलपमेंट है जियोमॉर्फोलॉजी की वो हेरोडोट्स से ही शुरू होती है। देन नेक्स्ट है नो वेस्टेज ऑफ बिगिनिंग नो प्रोस्पेक्टस टू एन एंड, किसने कहा कि न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत की कोई भविष्य है। तो ये किसने कहा था, डब्ल्यू पावेल ने, जेम्स हटन ने, क्रिकमे ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड्स, याद कीजिए कुछ। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, जेम्स हटन ने। ठीक है, जेम्स हटन ने क्या दिया था, यूनिफॉर्मेटिज्म का कंसेप्ट भी दिया था कि जो घटनाएं जो अब फिलहाल वर्तमान में हो रही है वही घटनाएं अतीत में भी हुई है, और इससे हम क्या है, हमारे जो वर्तमान की घटनाओं को एनालाइज करके हम अतीत का भी अध्ययन कर सकते हैं। वो क्या था, एकरूपतावाद। ठीक है, और ये कब दिया था उन्होंने, 1785 में, और तभी उन्होंने ये लाइन्स भी बोली थी। ठीक है, देन नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। तो इसमें जो बताइए कि इसने कौन सा प्रिंसिपल दिया, कौन सा सिद्धांत दिया और कौन से वर्ड कहे। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपर्दन चक्कर किसने दिया, पेडिप्लेन, पेनिप्लेन और पेनप्लेनेशन। बताइए आप। तो जो अपर्दन चक्कर है वो किसने दिया था, वाल्टर पैंक ने। देन पेडिप्लेन एलसी किंग ने, और जो पेनिप्लेन है वो विलियम मॉरिस डेविस ने, और पेनप्लेनेशन है वो क्रिकमे ने। ठीक है, जो पेनिप्लेशन है वो उन्होंने क्रिकमे ने, जो डेविस का पेनिप्लेन है उसके अपोजिट में दिया था, उसके विरोध में दिया था। कह सकते हैं कि हम जो उसका उन्होंने उससे करके वो विरोध में ही वो दिया था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। वायुराशि परिकल्पना किसने दी, देन निहारिका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, ग्रहणु परिकल्पना। तो फ्रेंड्स इसमें याद कीजिए कुछ जो कंसेप्ट रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ है इसमें था। तो जो वायुराशि परिकल्पना किसने दी, बताइए क्या थी वायुराशि परिकल्पना। जो वायुराशि परिकल्पना थी वो किसने दी थी, इमैनुअल कांट ने। देन निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने, और जो ज्वारीय परिकल्पना है टाइडल हाइपोथेसिस, बताइए, जो जेम्स जीन और जेफरीज ने कब दी थी, तो 1919 में दी थी जीन्स ने, और जो इसमें जो संशोधन के बाद 1929 में जेफरीज ने इसको दिया था। ठीक है, और जो ग्रहणु परिकल्पना है वो लास्ट में बच गया चैम्बरलिन ने। ठीक है, कुछ इसे थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या होगा, जो वायुराशि परिकल्पना उसमें क्या था कि जो कुछ प्रोमोडियल मैटर थे जो उसके बाद में क्या होता, उनमें जो अट्रैक्शन हुआ जिसके कारण उनमें स्पीड और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। स्पीड और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद जो टेम्परेचर और स्पीड ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिसके कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो क्या है, एक मैटर अलग हो गया, एक छल्ला अलग हो गया, और उसके बाद ये प्रोसेस बार बार होती हुई जिससे 9 छल्ले अलग अलग हुए, और बाद में वही छल्ले ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बने। देन निहारिका परिकल्पना क्या थी, उसमें क्या था कि जो मतलब स्टार्टिंग में जो क्या थे कि जो निहारिका थी, जो गैस नेबुलर था वो एक हॉट था, और उसके बाद में जो इसमें मेन डिफरेंस क्या था
जो गैसियस और नेबुलर में कि जो मतलब एक जो छल्ला है, तो इसमें तो क्या था, गैसियस में तो क्या था कि जो 9 छल्ले अलग अलग जो न्यारिका है उससे अलग हुए, जो गैसियस वायु राशि थी उससे अलग हुए। और जो इसमें न्यारिका में क्या था कि जो न्यारिका से एक छल्ला अलग हुआ और उस एक छल्ले से और 8 अलग छल्ले डिवाइड हुए, जो आगे जाकर क्या बने, ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बने, ग्रह बने। ठीक है। देन ज्वारीय परिकल्पना में क्या था कि जो एक शिगार से में जो फिलामेंट था वो सूर्य के साथी तारे के कारण वो से शिगार से में एक फिलामेंट अलग हो गया और जिससे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और जो ग्रहाणु परिकल्पना उसमें कुछ था कि जो ग्रहाणु है प्लैनेट स्मीयर भी कहा गया कि जो मतलब साथी तारे के अट्रैक्शन के कारण जो स्टार्टिंग में सूर्य क्या था, ठंडा था, और साथी तारे के आकर्षण के कारण उससे जो कुछ कण थे वे अलग हो गए, जिन्हें प्लैनेटोसिस्मल कहा गया, और वे आगे जाकर उसकी ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बने। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी पलबन करती है को कहा जाता है? गुरुमंडल, देन मेजोस्फीयर, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर, देन डी ऑप्शन है एस्थेनोस्फीयर। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, एस्थेनोस्फीयर, डी। ठीक है। जो डी है सियाल, साइमा और निफे। तो जो साइमा है उसको हम, साइमा का जो अपर पार्ट उसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में है और वो उसके ऊपर जो पृथ्वी की क्रस्ट है वो तैरती है। जो सीमा है वो तैरती, सियाल है वो सीमा के ऊपर तैरती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनार्ड असमानता निम्नलिखित में किसके बीच पाई जाती है? तो फ्रेंड्स आप याद कीजिए, डायग्राम मैंने आपको स्पेशली बताया था कि जो डायग्राम है उसमें एक लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, और जो बीच में क्या है, उन सभी को एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया। तो उसमें सबसे पहला वर्ड क्या था, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है। तो इसके एक बार ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। बाहरी और भीतरी कोर के बीच में, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी, सीमे और निफे के बीच में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में। तो फ्रेंड्स डायग्राम में बताया था कि जो सबसे पहले जो लेफ्ट में था उसमें क्या था, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, और वो किस किस के बीच में थी, जो ऊपरी प्रॉपर्टी और निचली प्रॉपर्टी के बीच में। कब बनती है, जब ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें अलग अलग होती है। तो जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों के बीच में जो लेयर बनती है वो होती है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों के बीच में जो लेयर बनती है वो किन के बीच बनती है, वो सबसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ में, जब महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी के बीच में जो लेयर बनती है उसको क्या बोलते हैं, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है। जो क्रस्ट है उसकी दो पार्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक करंट, और जो इनके बीच में जो लेयर बनती है उसको क्या कहते हैं, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंतुलता किसके बीच में पाई जाती है? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में पाई जाती है? ऑप्शन प्रॉपर्टी और पवार के बीच में, परावार और क्रोड के बीच में, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच में, ऊपरी परावार और निचली परावार के बीच में। तो जिसका राइट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन बी, परावार और क्रोड के बीच में, मेंटल और क्रोड के बीच में। मेंटल कहाँ तक पाई जाती है, 2900 किलोमीटर तक, और उसके बाद जो स्टार्ट हो जाती है वो पृथ्वी की कोर स्टार्ट हो जाती है, और जो उनके बीच में जो लेयर बनती है 2900 के बीच के बाद वो क्या कहलाती है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है। देन नेक्स्ट है, मोरविस असंतुलता निम्नलिखित में से किन किन के बीच सीमा का निर्माण करती है? महाद्वीपीय शेल्फ और महासागर पटल के बीच में, दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल के बीच में, परपट्टी और ऊपरी परावार के बीच में, कोर और परावार के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन सी, परपट्टी और ऊपरी परावार के बीच में। तो इसको बोल सकते हैं कि जो निचली लोअर क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है उसके बीच में जो लेयर बनती है उसको क्या कहते हैं, मोरविस डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है। जो अपर लेयर ऑफ मेंटल है वो क्या कहलाएगी, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो 100 से 450
किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो उसके बीच में जो लेयर मिलती है जो, उसको क्या कहते हैं, परपट्टी और ऊपरी परावार के बीच में मोरविस डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। देन पेनिपिलिन शब्द का अर्थ है जो लास्ट में हमने बात भी की थी, किसने दिया, कब दिया, और अब क्या बात है, पेनिपिलिन शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है वातीय अपर्दन से निर्मित समतल सतह, बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान, वृद्धावस्था में नदी चक्कर द्वारा निर्मित समतल सतह, लास्ट ऑप्शन है मानवीय हस्तक्षेप से निर्मित समतल सतह। तो जो उसका राइट आंसर है वो बाढ़कृत मैदान को जोड़ने से निर्मित मैदान। जो पेनिपिलिन शब्द है वो क्रिगमे ने दिया था 1933 में। और जो पेनिपिलिन शब्द है कि जो प्रोसेस जो अंतिम अवस्था वो क्या होती है, जब जो नदी और घाटियों का जो वर्टिकल जो इरोजन होता है वो जब बंद हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेनिपिलिन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तब, ठीक है। और इसमें जो है नदियों के किनारे पर जो अपर्दन है वो स्टार्ट हो जाता है, जो वर्टिकल होता है, जो गहरा नदियों को गहरा करने का लिए जो अपर्दन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो उसके पार्श्व किनारे हैं उन पर अपर्दन शुरू हो जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, पेनिपिलिन, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, बाढ़ग्रस्त मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये लास्ट जो यूजीसी नेट में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है वाल्टर पैंक ने, ऑप्शन बी है विलियम मॉरिस डेविस ने, देन सी हंटिंगटन ने, और डी जेम्स हटन ने। किसने कहा, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, जेम्स हटन ने, कि प्रेजेंट इज की टू पास्ट, वर्तमान भूतकाल की कुंजी है या विगत की कुंजी है, ठीक है। देन नेक्स्ट, क्रिकमैन ने डेविस से असहमत होते हुए पेनिपिलिन के लिए संपूरक पद दिया था, अभी बात की थी। तो जो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, पेनिपिलिन, ठीक है। और जो डेविस ने दिया था वो पेनिपिलिन दिया था, और जो क्रिकमैन ने क्या दिया था, पेनिपिलिन। और जो पेडिपिलिन किसने दिया था, अभी जो लास्ट में बात भी की थी हमने, एलसी किंग ने, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन बी पेनिपिलिन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन है संस्थिति, ऑप्शन बी पटल विरूपण, ऑप्शन सी पट्टिका विवर्तनिक, और ऑप्शन डी है एकरूपतावाद। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, एकरूपतावाद, यूनिफॉर्मेटिज्म। किसने दिया था यूनिफॉर्मेटिज्म का कंसेप्ट, जेम्स हटन ने। कब दिया था, 1785 में, ठीक है। तो इसका जो यूनिफॉर्मेटिज्म वो क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ कि जो वर्तमान में जो प्रक्रिया जो घटनाएं घटित हो रही है वे हमारे पास्ट में भी, अतीत में भी घटित हुई है, और वर्तमान की प्रक्रियाओं का निरीक्षण करके हम जो हमारे अतीत में जो घटनाएं हैं उनका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। यही यूनिफॉर्मेटिज्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समान भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, होमोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन, आइसोबार, कंटूर। तो फ्रेंड्स इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा, आइसोसिस्मल लाइन समभूकंपीय रेखा है, जो क्या है वो समान तीव्रता की जो एक स्पीड में जो लेयर्स जो वेव्स निकलती हैं उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समभूकंपीय रेखा है। होमोसिस्मल लाइन क्या होता है, किसी एक समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, होमोसिस्मल लाइन। देन आइसोबार समदाब रेखा है, समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। जो कंटूर है उससे क्या हम जो उसके जो रिलीफ फीचर जो ऊंचाई है उसको प्रदर्शित किया जाता है, मतलब समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम कंटूर कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर वो क्या है, आइसोसिस्मल लाइन, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए इसमें कि जो
ए है केवल पी तरंगे पृथ्वी के क्रोड से गुजर सकती है। देन जो स्टेटमेंट बी है वो क्या है, एस तरंगे जो सेकेंडरी वेव्स है पृथ्वी के सिर्फ ठोस भाग से गुजर सकती है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा ऑप्शन, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही है। जो पी वेव जो है सिर्फ ऐसी वेव है जो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है, और जो सेकेंडरी वेव है वे सिर्फ सॉलिड माध्यम से गुजर सकती है, और जो ये लिक्विड एरिया आता है, जो लिक्विड मीडियम होता है, उससे नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के जो वीडियो हम इतने ही, और उसके बाद जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमी रहेगी हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।